अभी जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं वो है बल एवं गति के नियम। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में और हमने देखा जड़त्व क्या होता है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम हमने पढ़ा। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे न्यूटन का गति का द्वितीय नियम हम पढ़ रहे थे, उसके कुछ निष्कर्ष हम देख रहे थे। एक निष्कर्ष, प्रथम निष्कर्ष ये निकला था कि जड़त्व जो है, द्रव्यमान जो है वो जड़त्व की माप होती है। द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है उस वस्तु का जड़त्व उतना ही ज्यादा होता है। द्वितीय निष्कर्ष जो निकलता है उसके बारे में हम देखते हैं। गति के द्वितीय नियम से प्रथम नियम की उत्पत्ति। द्वितीय नियम से प्रथम नियम की उत्पत्ति क्या है? गति का द्वितीय नियम F बराबर m इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल v अपॉन डेल t। अब यदि F बराबर हो 0, इस समीकरण में यदि F किसके बराबर हो? 0, तो इस समीकरण से क्या हो जाएगा? m डेल v अपॉन डेल t बराबर 0 या डेल v अपॉन डेल t इज इक्वल टू 0। ये क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया, डेल मतलब उसमें जो भी राशि लिखी है उसमें परिवर्तन, और t लिखा है मतलब परिवर्तन की दर। तो यदि वेग में परिवर्तन की दर 0 है, मतलब वेग क्या है? नहीं बदल रहा है। वेग नहीं बदल रहा है, इसका अर्थ क्या है? वेग कैसा है? नियत है। और यही है हमारा प्रथम नियम। क्या? कि यदि लगने वाला बाह्य बल 0 है तो उसका वेग परिवर्तित नहीं होगा, वह उसी वेग से चलेगा जिस वेग से चल रहा है, यदि बाह्य बल क्या हो? 0 हो। इस प्रकार हमने देखा कि द्वितीय नियम के सहायता से हम प्रथम नियम को भी प्राप्त कर सकते हैं, और जो द्वितीय नियम है वो मूलभूत नियम है। एक और निष्कर्ष हम देखते हैं। कि यदि कोई पिंड, तीसरा ये है, यदि कोई पिंड एक सरल रेखा में गति कर रहा है। कैसे कर रहा है? सरल रेखा में एक समान वेग से गति कर रहा है, तो उसको चलाने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं है। कैसे? अब चूंकि सरल रेखा में गति कर रहा है, एक समान वेग से गति कर रहा है, मतलब उसमें त्वरण क्या होगा? 0। त्वरण कब होता है? जब वेग परिवर्तित होता है। वेग चूंकि परिवर्तित नहीं हो रहा है तो त्वरण क्या हो जाएगा? 0। और द्वितीय नियम से हमको क्या मालूम है? F बराबर m इंटू ए, यानी कि m इंटू 0 यानी कि 0। तो यदि कोई पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है तो हमको बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 3 निष्कर्ष हमने देखे न्यूटन के गति के नियम से। अब कुछ आंकिक प्रश्न हम हल कर ले। एक पिंड है जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। उसमें बल F लगाने पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इकाई है त्वरण की, का त्वरण
उत्पन्न हो जाता है। तो बल की गणना कीजिए। जब भी आप लोग किसी प्रश्न को हल करते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो या फिर हो गणित हो, प्रश्न पत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, तुरंत फार्मूला लगाए और निकाल दिए, लेकिन आप ऐसा करने की बजाय जो प्रश्न में दिया है उस चीजों को पहले लिख ले, फिर प्रश्न हल करना चालू करें, तब वो ज्यादा सिस्टमैटिक लगेगा। जैसे हल इसको हम कर रहे हैं, क्या दिया गया है उसको पहले लिख ले। दिया गया है, क्या दिया गया है हमको, पिंड का द्रव्यमान कितना है, 5 किलोग्राम है, और उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी इकाई लिखना बहुत जरूरी है, बिना इकाई लिखे आप उसको नहीं समझ कर पाएंगे कि वो किलोग्राम है कि मीटर पर सेकेंड है कि सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इकाई जरूर आप बताइए। फिर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमको, बल। उसके बाद अब हल चालू करेंगे करना। हमको मालूम है F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। तो m हमारा कितना है, 5, और ये कितना है, 10। 5 इंटू 10 50। इकाई होगी न्यूटन, क्योंकि बल की इकाई होती है न्यूटन। तो हमको ये पूछा गया था कि कितना बल लगेगा, तो बल कितना लगेगा, 50 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। एक और प्रश्न हम हल करते हैं, इसको मिटा दूं मैं। प्रश्न है दूसरा, 3 किलोग्राम के पिंड पर बल 25 सेकंड तक लगाने पर उसका वेग 2 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। बल की गणना कीजिए। ठीक, ये प्रश्न हमने लिख लिया। अब इसको हम हल करते हैं। क्या दिया गया है, m = 3 kg। द्रव्यमान कितना है पिंड का, 3 किलोग्राम। समय कितना लगा, 25 सेकेंड, और उसका वेग पहले था 2 मीटर पर सेकेंड, बाद में हो गया 3.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो प्रारंभिक वेग को हम u से दर्शाते हैं हमेशा। जैसे हम जानते हैं बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, F से, उसी प्रकार प्रारंभिक वेग को हम u से दर्शाते हैं। u बराबर है 2 मीटर पर सेकेंड, और अंतिम वेग
v बराबर है 3.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमको दिया गया है, ज्ञात क्या करना है, f हमको ज्ञात करना है बल। अब f का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, f बराबर होता है m इंटू ए। हमारे पास m तो है लेकिन a हमको नहीं मालूम है, तो a हम कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं गति के 3 नियमों में जो पहला नियम है वो क्या है, v बराबर u प्लस a t। ठीक, हमारे पास v का मान हमको मालूम है, क्या है v का मान 3.5, u का मान हमको मालूम है क्या है 2, a हमको नहीं मालूम है और समय हमको मालूम है 25। ठीक है, इसको अगर पक्षांतर कर दे तो 3.5 माइनस 2 इज इक्वल टू 25a। ये कितना बचेगा, 1.5 बराबर 25a, या a बराबर 1.5 बटे 25 बराबर, अगर आप इसको भाग देंगे तो आएगा आपका 0.06। एक इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इकाई को हमेशा लिखिए, ठीक है, बिना इकाई के उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो ये हमारा निकल गया a। अब a निकलने के बाद हम f की गणना कर सकते हैं। f बराबर द्रव्यमान कितना है हमारा 3, a कितना निकला हमारा 0.06, गुणा कर दीजिए 18.18 न्यूटन, बल्कि क्या इकाई है न्यूटन। यही हमको ज्ञात करना था, लगाया गया बल। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ये तो हम पढ़ रहे थे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। अब हम पढ़ेंगे आवेग। आवेग क्या होता है। आवेग, यदि कोई वस्तु स्थिर है उसको हमको गतिशील करना है। गतिशील करने के लिए क्या करेंगे, हम बल लगाएंगे। बल हम 2 प्रकार से लगा सकते हैं, या तो ज्यादा परिमाण का बल कम समय के लिए लगाए, या बल का परिमाण अगर कम है तो उसको अधिक समय के लिए लगाना पड़ेगा। 2 तरीकों से हम कर सकते हैं। तो यदि बल जो है वो अल्प समय के लिए लगाया जाए तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम कहते हैं आवेग। परिभाषा लिख दूं मैं, जब बल कम समय अंतराल के लिए लगाया जाता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं।
ये थी इसकी परिभाषा। आवेग को हम प्रदर्शित करते हैं इस चिन्ह के द्वारा और इसको कहते हैं टाउ। ठीक है, तो आवेग बराबर क्या हो गया, बल गुणित समय अंतराल। टाउ बराबर F इंटू डेल टी। फिर से बता दूं मैं, डेल मतलब हमेशा अल्प के लिए उपयोग करते हैं। डी के सामने डेल लगा है मतलब समय अंतराल कैसा है, कम है। ठीक है, ये भी एक सदिश राशि है। यदि सिर्फ इसका परिणाम हम लिखे तो टाउ बराबर हो जाएगा F इंटू डेल टी। अब मैंने पहले भी कहा, जब भी हम किसी राशि के बारे में पढ़े तो उसका विमीत सूत्र और मात्रक हम जरूर पढ़ेंगे। इसका मात्रक होता है आवेग का न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड सूत्र से ही देख सकते हैं, F के लिए न्यूटन, समय के लिए सेकंड, और इसका विमीत सूत्र होता है न्यूटन का ml t माइनस 2 और समय के लिए t की घात 1, इसकी घात ऋण 2, तो क्या निकलेगा ml t माइनस 1। ये हो गया विमीत सूत्र किसके लिए, आवेग के लिए, और इसका मात्रक हो गया न्यूटन सेकंड। ठीक है, अब हम देखते हैं आवेग तथा संवेग में परिवर्तन। आवेग तथा संवेग में परिवर्तन। मान लेते हैं कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m, उस पर हमने बल लगाया F कितने समय अंतराल, अल्प समय अंतराल के लिए, जिससे उसका वेग हो गया u से v। u पहले था लेकिन बल लगाने पर उसका वेग क्या हो गया, v हो गया। तो हम क्या जानते हैं, F बराबर होता है m इंटू a, और a त्वरण, त्वरण यानी कि वेग में परिवर्तन की दर, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, डेल v अपॉन डेल t। वेग में परिवर्तन कितना हुआ, u से v हुआ, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, तो इसको क्या लिख लेंगे, v माइनस u अपॉन डेल t। अलग अलग इसको यदि हम कर दें तो mv माइनस mu अपॉन डेल t। F बराबर, अब m इंटू वी क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग क्या होता है, संवेग होता है। तो m इंटू वी की जगह क्या लिख लेंगे, p1, और m इंटू यू की जगह लिख लेते हैं p2। अब P1 माइनस P2 मतलब किस में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन को फिर से हम कैसा लिख सकते हैं, डेल P बटे डेल T। तिर्यक गुणा यदि हम कर दे तो F इंटू डेल T बराबर आया डेल P, और F इंटू डेल T क्या होता है, अभी अभी हमने देखा, आवेग। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आवेग
संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग क्या होता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अब हम इसके दैनिक जीवन में कुछ उपयोग देख लें। हमारे पास क्या समीकरण निकला? F इंटू डेल टी बराबर डेल पी, या F बराबर डेल पी अपॉन डेल टी, या F व्युत्क्रम अनुपाती है किसके? समय के। और आप जानते ही हैं व्युत्क्रमानुपाती का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ ये होता है कि t का मान जितना अधिक होगा f उतना ही कम होगा, और t का मान जितना कम होगा f का मान उतना ही अधिक होगा। इसके कुछ उदाहरणों से हमको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, मैच तो आप सभी देखते हैं, क्रिकेट मैच है ना, खेलते भी हैं। तो उसमें होता क्या है, जैसे ही जो फील्डर है बॉल को कैच करता है ना, कैच करते करते वो अपने हाथ को क्या ले जाता है? पीछे। क्यों? क्रिकेट की बॉल है, भारी होती है, स्पीड से आती है, तो आपके हाथ को चोट लग सकती है। लेकिन हाथ को जब वो पीछे ले जाता है, इससे क्या बढ़ जाता है? समय बढ़ जाता है। अगर तुरंत कैच करे, तुरंत अविरामावस्था में आपका बॉल आ जाएगा, लेकिन पीछे ले जाने से क्या हो रहा है? समय बढ़ गया। समय बढ़ने से F कम हो गया। F कम हो गया तो उसके हाथ को चोट कम लगेगी, इसलिए ऐसा वो लोग करते हैं। और उदाहरण अपन देखें, आपने सर्कस देखा होगा, है ना, उसमें जो सर्कस के जो कलाकार होते हैं वो किस में कूदते हैं? नेट में। नेट में कूदने से क्या तुरंत वो विरामावस्था में आते हैं? नहीं आते, थोड़ा समय लगता है उनको विरामावस्था में आने में। इससे फिर क्या होता है? समय अंतराल बढ़ जाता है। समय अंतराल बढ़ने से F का मान हो जाता है कम, जिससे उनको चोट नहीं लगती। एक अन्य उदाहरण, कांच के कप या कोई भी बर्तन है ना, जो हम घर में प्रयोग में लाते हैं, यहाँ फर्श में अगर गिरेगा तो टूट जाएगा, लेकिन कच्ची मिट्टी में नहीं टूटेगा। अभी देखा जाए तो आजकल शहरों में तो कच्ची मिट्टी के घर मिलते नहीं, लेकिन गांव में आपको आज भी मिलेंगे, मिट्टी के घर रहते हैं। तो जैसे ही पक्की फर्श में कोई वस्तु गिरती है तो क्या होता है? तुरंत विरामावस्था में आ जाती है, समय हो जाता है कम। लेकिन कच्ची मिट्टी में यदि आप गिरे वस्तु तो क्या होता है? तुरंत विरामावस्था में नहीं आती। इससे फिर वही होता है, समय बढ़ जाता है। समय बढ़ जाता है तो लगने वाला बल की मात्रा हो जाती है कम। चूंकि बल कम लगेगा इसलिए वो कांच के बर्तन टूटते नहीं हैं और पक्के फर्श में टूट जाते हैं। ठीक है, तो इन उदाहरणों के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं कि यदि समय बढ़ जाए तो F का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब एक प्रश्न हल कर ले हम। प्रश्न क्या है हमारा? मान लीजिए एक पिंड जो है एक समान वेग से गतिशील है और उस पर 200 न्यूटन का बल लगा करके 0.25 सेकंड में रुक जाता है, तो प्रारंभिक संवेग ज्ञात करना है। क्या है प्रश्न? एक पिंड एक समान वेग से गतिशील है,
उस पर 200 न्यूटन का बल लगाया गया। जिससे वह 0.25 सेकेंड में रुक जाता है। तो प्रारंभिक संवेग ज्ञात कीजिए। ये है हमारा प्रश्न, ठीक है। चलिए हल करने के पहले हमको लिखना है कि क्या क्या दिया गया है। स्पष्ट हमको लिखना चाहिए हमेशा। दिया गया है, क्या दिया गया है, बल कितना लगा, 200 न्यूटन का, और कितने समय बाद वो रुक जाता है। टाइम क्या है हमारा, डेल टी बराबर 0.25 सेकेंड, ठीक। और हमको ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है हमको, प्रारंभिक संवेग। ठीक है, चलिए हल करते हैं। हमारे पास F है और डेल टी है। हमको क्या ज्ञात करना है, प्रारंभिक संवेग हमको ज्ञात करना है। तो आवेग बराबर क्या होता है, F इंटू डेल टी। F का मान कितना है, 200, और समय कितना है 0.25। गुणा कीजिए आप, कितना आ जाएगा, तो कितना आया, आवेग का मान 50 आया। और हम क्या जानते हैं, अभी अभी हमने देखा आवेग और संवेग में परिवर्तन के बीच संबंध, क्या देखा, संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन मतलब P1 माइनस P2 बराबर कितना निकल रहा है, 50। P1 माइनस 0। मैंने P2 का मान 0 रखा, क्यों, क्योंकि जब बल लगा रहे हैं तो वस्तु विरामावस्था में आ जा रही है, यानी कि उसका अंतिम वेग कितना हो रहा है, 0, तो अंतिम संवेग भी कितना हो जाएगा, 0। इसलिए मैंने P2 का मान क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो P1 बराबर निकला 50 न्यूटन सेकेंड। यही हमको ज्ञात करना था कि प्रारंभिक संवेग कितना होता है, ठीक है। चलिए, ये तो हमने जान लिया किसके बारे में, आवेग के बारे में। अभी तक हम 2 नियम पढ़ चुके हैं न्यूटन के, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का गति का तृतीय नियम।
तृतीय नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत, बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। ये कहता है हमारा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। मान लीजिए एक टेबल है यहाँ पे, है ना, इस टेबल पर एक पुस्तक रखी है। इस पुस्तक का कुछ भार होगा, भार के कारण क्या है, वो नीचे की ओर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। तो किस पर? टेबल पर। तो इस नियम के अनुसार टेबल भी उतना ही बल लगाएगा, लेकिन ऊपर की ओर। यही है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। जो पहली वस्तु दूसरे वस्तु पर जो बल लगाती है उसको हम कहते हैं क्रिया बल, और दूसरी वस्तु जो पहली वस्तु पर बल लगाती है उसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया बल। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि जितना बल पहली वस्तु दूसरे पर लगा रही है उतना ही दूसरी वस्तु पहले पर लगा रही है, तो दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये देखिए, ये एक वस्तु है, ठीक, इधर से 5 न्यूटन का बल लगा और इधर से 5 न्यूटन का बल लगा, तो बल क्या है? बिल्कुल आप उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। लेकिन ये दो वस्तुएं ले ली हमने, इधर लग रहा है 5 न्यूटन का बल और ये दूसरी वस्तु पर लग रहा है, तो क्या वो एक दूसरे को समाप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बल जो लग रहा है इस वस्तु पर लग रहा है और ये वाला बल इस वस्तु पर लग रहा है। यही होता है। जैसे ये पुस्तक जो है वो बल किस पर लगा रही है? मेज पर लगा रही है, और मेज किस पर बल लगा रही है? पुस्तक पर लगा रही है। दोनों बल बराबर भी होते हैं, विपरीत भी होते हैं, लेकिन लगते किस पर है? अलग अलग वस्तु पर लगते हैं। इस कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त नहीं कर पाते। यदि मान लीजिए पुस्तक द्वारा मेज पर लगाए गए बल को हम F1 से प्रदर्शित करें और मेज के द्वारा पुस्तक पर लगाए गए बल को यदि हम F2 से प्रदर्शित करें, तो F1 माइनस का चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि बल किस दिशा में लग रहा है? विपरीत दिशा में। इसको यदि हम पक्षांतर कर दें तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। कुछ इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे राइफल से बंदूक जब चलती है ना, बंदूक चलती है तो जो चलाता है ना, हमको तो उतना महसूस नहीं हुआ या हमने पिक्चर वगैरह में देखा उसमें वो चीज उतनी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो चलाता है वो जानता है जब बंदूक चलती है तो चलाने वालों को पीछे की ओर धक्का लगता है। क्यों लगता है? इसी नियम के फलस्वरूप। जब गोली जितने वेग से आगे निकलती है तो उतना ही प्रतिक्रिया बल क्या लगता है? जो व्यक्ति उसको पकड़ा उसको भी लगता है, धक्के के कारण वो पीछे झुक जाता है। किस कारण? प्रतिक्रिया बल के कारण। और क्या होता है? नाव से जल्द हमको कूदना है, बाहर निकलना है, तो हम अपनी पैर से नाव को दबाते हैं, तो नाव भी हमारे ऊपर क्या लगाती है? प्रतिक्रिया बल, जिसकी सहायता से हम नाव से बाहर आ पाते हैं। और उदाहरण देखें हम।
मान लीजिए घोड़ा है, ठीक है, और ये गाड़ी है, तो इसका अपना कुछ भार होगा तो ये क्या करेगी, नीचे की ओर बल लगाएगी अपने भार के कारण, तो पृथ्वी भी उसके ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाएगी, ठीक, क्रिया बल प्रतिक्रिया बल। घोड़ा गाड़ी को खींचेगा, बल लगाएगा, तो गाड़ी भी घोड़े को क्या करेगी, बल लगाएगी, क्रिया बल प्रतिक्रिया बल, दोनों आपस में बराबर। अब घोड़ा क्या होता है, और इसमें एक बल और लग रहा है, क्या लग रहा है, जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं घर्षण बल। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, तो यदि घोड़ा आगे बढ़ना चाह रहा है तो इसकी विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है जिसको हम कहेंगे घर्षण बल। अब घोड़ा भी क्या है, जब वो आगे बढ़ता है तो अपने पैर से तिरछा दबाता है पृथ्वी को। कैसा दबाता है, तिरछा दबाता है, सीधा नहीं दबाता है। हम भी जब गति करते हैं तो आप अगर ध्यान देंगे तो हम सीधे सीधे पैर नहीं रखते, तिरछा पृथ्वी को दबाते हैं। तो इसने तिरछा पृथ्वी को दबाया, बल F लगा, तो पृथ्वी के द्वारा भी इस पर क्या लगा, प्रतिक्रिया बल R, ठीक है। अब घोड़े का भार W नीचे की ओर काम करेगा। अब इस तिरछे बल को हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, क्षैतिज घटक H और ऊर्ध्वाधर घटक V, दो घटक हो गए। तो इस प्रतिक्रिया बल का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो इसके भार को संतुलित करता है और घोड़ा आगे बढ़ पाता है इस क्षैतिज घटक H के कारण। अब यहाँ पे और क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, तो घोड़े पर लगने वाला परिणामी बल कितना हो जाएगा, H माइनस F। F क्या है, प्रतिक्रिया बल जो पृथ्वी के द्वारा घोड़े पर लग रहा है उसका क्षैतिज घटक, और F क्या है, घर्षण बल। इतना परिणामी बल घोड़े के ऊपर लग रहा है, और जब H बड़ा होगा F से, घर्षण बल से F से बड़ा होगा, तभी घोड़ा आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा नहीं बढ़ पाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अलग अलग जगह देखिए क्रिया प्रतिक्रिया बल के कई जोड़े हैं। यहाँ पर ये गाड़ी भार के कारण नीचे बल लगा रही है तो पृथ्वी भी उसके ऊपर लगा रही प्रतिक्रिया बल। घोड़ा आगे खींच रहा है इसलिए क्रिया बल लगा रहा है, तो गाड़ी भी उसको पीछे खींच रही है प्रतिक्रिया बल। और घोड़ा अपने भार के कारण या अपने पंजों से तिरछा दबा रहा है पृथ्वी को, इसी तिरछा दबाने के कारण ही उसका जो क्षैतिज घटक है उसको आगे बढ़ने में उसकी सहायता करता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग तृतीय नियम के बारे में समझ गए होंगे उदाहरणों के माध्यम से अच्छे से। एक और प्रदर्शन दिखाते हैं हम इस न्यूटन के तृतीय नियम को सिद्ध करने के लिए, बताती हूँ मैं आपको। यदि दीवार से हम यहाँ पर एक तुला रख दे, स्प्रिंग तुला जिसे कहते हैं, है ना, और एक दूसरा स्प्रिंग तुला भी यहाँ पर रख दे, तो ये इसका पाठ्यांक आपको मिलेगा 5 किलोग्राम और इसका भी पाठ्यांक आपको मिलेगा 5 किलोग्राम यदि हम इसको खींचे, है ना। यहाँ पर दो जोड़े बन गए, ये इसको खींच रहा है तो ये भी क्या करेगा, उसको खींचेगा, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल। चूंकि दोनों में पाठ्यांक कितना आ रहा है, 5 किलोग्राम और 5 किलोग्राम, जिससे न्यूटन के तृतीय नियम सिद्ध होता है कि जो बल जो लगता है प्रतिक्रिया बल, उसका परिणाम क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब हम पढ़ेंगे रेखी संवेग संरक्षण का नियम। रेखी संवेग संरक्षण का नियम।
रेखीय संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि यदि कोई बाह्य बल ना लग रहा हो, यदि बाह्य बल ना लग रहा हो तो निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। अब निकाय क्या है, आप लोग सोचेंगे। निकाय मतलब कणों का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक कण अपने आप को छोड़ करके दूसरे कणों पर बल लगाता है, उसको हम कहेंगे निकाय। इस नियम को देखते हैं, पहले एक कण के लिए देखते हैं। मान लेते हैं एक निकाय है जिसमें एक ही कण है m, ठीक, और उस पर क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है F, जिससे उसके संवेग में परिवर्तन कितना हो जा रहा है, डेल P। निकाय क्या है हमारा, द्रव्यमान m है, उस पर लगने वाला बल F है, जिससे उसके संवेग में परिवर्तन हो जा रहा है डेल P। तो हम P बराबर क्या जानते हैं, m इंटू V, और F बराबर क्या जानते हैं हम, डेल P अपॉन डेल T। F जो है संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यदि F बराबर 0 मतलब बल नहीं लग रहा है, तो डेल P अपॉन डेल T बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। अब संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, शून्य है। इसका क्या अर्थ है कि P क्या है, नियत है। कैसा है P, नियत है, बदल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा एक कण के लिए कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में उसका संवेग क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। यदि हम दो कणों के लिए देखें, मान लीजिए एक निकाय है हमारे पास जिसमें दो कण है, जिसका द्रव्यमान है m1 और m2। पहला निकाय मान लीजिए दूसरे पर बल लगा रहा है F1 और दूसरा निकाय पहले पर लगा रहा है F2, जिससे उसके संवेग में परिवर्तन हो जा रहा है डेल P1 और डेल P2, ठीक। दो कण है m1 और m2, बल कितना लग रहा है, F1 और F2, जिससे उनके संवेग में परिवर्तन हो जा रहा है डेल P1 और डेल P2। तो पहला संवेग P1 बराबर क्या हो जाएगा, पहला बल F1 बराबर क्या हो जाएगा, डेल P1 अपॉन डेल T, और F2 बराबर क्या हो जाएगा, डेल P2 अपॉन डेल T। अब न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या होता है, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, इधर ले आए हम F1 प्लस F2 बराबर 0। F1 का मान रख दो, डेल P1 अपॉन डेल T प्लस डेल P2 अपॉन डेल T बराबर 0। दोनों को यदि हम एक साथ करके लिखें तो क्या हो जाएगा, डेल P1 प्लस P2 बटे डेल T बराबर
0, यानी कि संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, शून्य है ना। इसका मतलब क्या है, P1 प्लस P2 बराबर नियतांक। तो हमने देखा संवेग संरक्षण का नियम किसके लिए, एक कण के निकाय के लिए, दो कण के निकाय के लिए। अब उसके अनुप्रयोग देख लेते हैं हम। जब राइफल से अनुप्रयोग देख लेते हैं। पहला, राइफल से जब गोली दागी जाती है, ठीक है, राइफल है, बंदूक है हमारे, उसके अंदर गोली है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक निकाय बनाते हैं। और शुरू में चूंकि स्थिर है तो उसका संवेग क्या होगा, शून्य होगा। तो जब गोली दागी जाती है उसके बाद भी उनका संवेग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। मान लेते हैं गोली का द्रव्यमान है स्मॉल m और उसका वेग है v, और बंदूक का द्रव्यमान है कैपिटल M और उसका वेग है कैपिटल V। ठीक, तो गोली दागने के पहले दोनों स्थिर थे तो उनका संवेग क्या हो जाएगा, शून्य। गोली दागने के पूर्व संवेग क्या हो जाएगा, शून्य। और गोली दागने के बाद संवेग कितना हो जाएगा, mv प्लस कैपिटल mv। इसको पक्षांतर यदि हम कर दें, माइनस mv या v बराबर माइनस mv अपॉन कैपिटल v। ये जो v है ये आपका कहलाता है प्रतिक्षिप्त वेग। और ये किसका वेग है, गोली आगे बढ़ी तो बंदूक पर जो पीछे की ओर वेग लगेगा उसको हम कहेंगे प्रतिक्षिप्त वेग। इस सूत्र की सहायता से आप प्रतिक्षिप्त वेग ज्ञात कर सकते हैं, जहां पे स्मॉल m क्या है, गोली का द्रव्यमान, स्मॉल v उसका वेग, और कैपिटल V जो है क्या है, वेग है किसका, बंदूक का। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा द्वितीय नियम के निष्कर्ष पढ़ा, आवेग पढ़ा, उसका दैनिक जीवन में उपयोग, और रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा। इसकी अगली कक्षाओं में हम आगे पढ़ेंगे रॉकेट नोदन के बारे में। धन्यवाद।